वेलकम बैक स्टूडेंट। आज अपन चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ज्यादातर साइंस के बच्चों की क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है, जैसा कि हीट और थर्मोडायनेमिक, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। तो आज जो एयरफोर्स एग्जाम का जो गेस्ट पेपर अपन 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आज इसी पर बेस रहेगा, हीट और थर्मोडायनेमिक। ध्यान रहे ये जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो थोड़े पार्ट में रहेंगे, राइट, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए मुझे अलग अलग पार्ट में इसको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज के सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान दें कि ये जो आज का सेक्शन रहेगा ये क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी करवाएगा और एक क्वेश्चन के अंदर आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जो कि आपकी कई बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा बताएं। तो ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं, तो उसी को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए आप लोगों के लिए कि आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए उसमें सुधार हो, इसलिए अपन को ऐसे क्वेश्चनों पे ज्यादा से ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज इसी टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपको वो प्रॉब्लम से दूर हो सके। और दूसरी बात, जो चैनल पर नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नया नोटिफिकेशन है वो जैसे ही अपन पेपर अपलोड करें वो आप लोगों को मिल सके। और जो न्यू बच्चे हैं और जो रनिंग बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, क्लास को क्या करें, अपने अन्य दोस्तों तक क्या करते हैं, शेयर कर दे ताकि वो भी इससे जुड़ सके। तो बिना देरी के आज का सेक्शन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कह रहा है आपका, मिलान कीजिए। देखिए थर्मो का एक अच्छा क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का एक अच्छा ये क्वेश्चन है, तो आपको ये मिलान करना है कि ये सही क्या मिल रहा है इस ग्राफ को देखकर। तो देखिए आपको 1 2 3 4 ये दे रखा है, आपको इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा आइसोबैरिक है, कौन सा आइसोकोरिक है और कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब समतापी रुद्धोष्म। इनको आपको क्या करना है, सही से चेंज करना है। ये तभी कर पाएंगे जब अपन को उस ग्राफ के थोड़ा सा नॉलेज होगा। सबसे पहले आपको ग्राफ क्या दे रखा है, पीवी दे रखा है। पीवी मतलब जो कि थर्मो का मेन ग्राफ होता है, थर्मोडायनेमिक्स में पीवी क्या बताता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, कार्य को बताता है। तो आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताने जा रहा हूं। सबसे पहले दो ग्राफ, इसमें दो बातें समझ लें। मैं थोड़ा छोटा बना देता हूं ताकि और जगह काम आ जाए। तो जो पीवी ग्राफ है, राइट, जो कि ऊष्मागतिकी का होता है, कार्य को बताता है, रिप्रेजेंट। मैं यहाँ पर देखो दो अलग अलग बनाकर फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो पीवी ग्राफ है, थोड़ा अलग से इसको कर लेते हैं। तो ये क्या है, पीवी ग्राफ में एक चीज क्लियर कर लेना, ये जो लाइन है क्या बता रही है, पीवी क्यों लिया है, क्योंकि पीवी है, ये प्रेशर को बताएगी, ये वॉल्यूम को बताएगी। अब देखिए मुझे बताइए ये लाइन क्या बता रहा है, क्या सेम है इसमें, पी, देखो पी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट मतलब समदाबी, राइट। और ये लाइन क्या है, ये वाला, इसमें क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम मतलब आयतन, मतलब सम आयतनी, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये तो देखो समदाबी, ये समायतनी। अब ये कौन सा है, देखिए इसको अगले ने क्या नाम दिया, इसको नंबर 2 नाम दिया, राइट। और इसको क्या नाम दिया, इस वाले को फर्स्ट, इसको 1 दिया। तो ये दो तो अपने आइडेंटिफाई हो गए, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब पहला क्या होगा, समायतनी, फर्स्ट क्या होगा, समायतनी, मतलब समायतनी, ये दो। फिर अगला क्या होगा, ये दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, ये प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब समदाबी, ये तो एकदम सामने मिल गया, राइट। उसके बाद में थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में चलने से पहले देखो इसमें थोड़ा सा ये जो राउंडेबल है ग्राफ, देखिए ये दो तरह के ग्राफ हैं, इस प्रकार से थोड़ा सा परवलयाकार आकार के होगा, इस प्रकार से दो कटे हुए होंगे। मैं आपको बताता हूं, इन दोनों ग्राफों में एक चीज क्लियर कर लेना, जिसका ढाल ज्यादा होगा ना वो रुद्धोष्म होगा, क्या होगा, रुद्धोष्म, और जिसका ऊपर रहेगा वो क्या होगा, समतापी होगा, राइट, केवल पीवी ग्राफ में, राइट। अब एक चीज और नोट कर लेना, क्वेश्चन के अनुसार ये वाला देखो, इसमें जो ऊपर है वो कौन सा है, थर्ड है, राइट, और जो नीचे है वो कौन सा है, फोर्थ है। अब ये ऊपर नीचे क्यों हुआ, आपको पता है, इसमें केवल इसके अवस्था समीकरण में इतना ही फर्क है, इसका होता है पीवी बराबर नियतक, और इसका क्या होता है बताओ, इसमें होता है पीवी गामा नियतक। इस गामा की वजह से ये थोड़ा सा क्या आता है, फर्क देखने को मिलता है, ये ढाल नीचे होता है। ये जो ढाल नीचे होने का कारण है वो गामा है, राइट। बाकी दोनों की अवस्था समीकरण क्या है, सिमिलर है।
तो देखिए गामा की वजह से होता है, अंदर प्रोसेस है उसको अपन बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल क्या देखिए, दो ग्राफ देखिए, जिसका ढाल ज्यादा होगा ना वो आइडियाबैटिक मतलब रुडोस में, और जो ऊपर रहेगा वो समतापी। तो फिलहाल अपन को अगर इसे मिलाएं तो ऊपर की तरफ कौन सा होगा, थर्ड नंबर क्या है बताओ, समतापी। तो तीसरा कौन सा होगा, समतापी। तो ये अपना होगा समतापी, और बचा हुआ फोर्थ नंबर कौन सा होगा, रुडोस उपक्रम होगा। तो बस ऑप्शन को देखिए इस हिसाब से मिला दिए, मतलब P के सामने कौन सा मिलना चाहिए, C। तो P के सामने C, P दो है, तो मतलब ये दो तो गलत, राइट। आगे बढ़ते हैं, फिर P के बाद Q, Q के बाद में B, Q के बाद में B। देखो ये B और ये D, ये B और D, इसमें C था, इसका मतलब ये तो गलत, तो ये सही, राइट। अब अगला और मिला लो R में D, देखो R में D मिल रहा है, नहीं मिल रहा। और उसके बाद में S में कौन सा मिल रहा है, S मतलब फोर्थ में क्या मिल रहा है, A, रुडोस में। इसका मतलब समझ में आया किस टाइप से क्वेश्चन अवेलेबल होता है। इस प्रकार से अलग अलग क्या मिलान करने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये तभी कर पाएंगे जब ये वाला प्रोसेस अच्छे से क्लियर होगा। देखो कितना आसान है, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को अच्छे से वापस समझना। तो एक सिंपल सा गणित क्या है, अगर मैं आपको एक सिंपल लाइन में समझाऊं तो देखिए P V, तो इसका मतलब ये लाइन क्या क्या कांस्टेंट है, V मतलब समाहित में, क्या हुआ, समाहित में हुआ नहीं हो। तो और अगर मैं इसको देखो ये लाइन खींच दूं तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट, तो ये कौन सा हुआ, समतापी। और दो ये खींच दूं, ये होगा, तो जिसका ढाल ज्यादा है, ठीक है, वो तो है रुडोस में, और जिसका कम है वो है समतापी। तो ये सब कौन सा हुआ, समतापी, और ये कौन सा हुआ, रुडोस में, राइट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए। हाँ, ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन को समझाना टारगेट रखा है ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आने वाला एग्जाम आपको दिक्कत ना करे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है, अपन को सही मिलान करना है वापिस, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। विशिष्ट ऊष्मा, मॉलर विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा और आपका कौन सा ऊष्मा धारिता। ठीक है, तो स्पेसिमेन हीट मॉलर, और ये हो गया आपकी लेटेंट, और ये हीट कैपेसिटी। इनको आपको यूनिट से क्या कराना है, मिलाना है, कौन सा किसका मात्रक होता है। ये क्वेश्चन यूनिट वाइज भी आता है कि विशिष्ट ऊष्मा का क्या यूनिट होता है, ऐसा ही। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, साथ ही इसकी डायमेंशन पूछी जाती है, मतलब बीमा पूछी जाती है। तो आज मैं वो चीज इसी में क्लियर हो जाए, इसलिए पहले ये मात्रक कैसे निकल के आते हैं, तभी तो डायमेंशन निकलेगी, बीमा निकलेगी। तो इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ कैसे याद करना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपको पता है कि जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, मेनली चार में डिवाइडेड होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करें आपको इसकी विशिष्ट ऊष्मा की, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विशिष्ट ऊष्मा, राइट, विशिष्ट ऊष्मा। फिर होती है, मान लीजिए कि अगला मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। फिर अपन चलते हैं अगले वाले पर, वो मानते हैं अपन गुप्त ऊष्मा, जो कि ऑप्शन में दे रखी है, चारों को लेते हैं। एक है ऊष्माधारिता, ठीक है, ऊष्माधारिता। अब काम की बात क्या होती है, इसको लिखा जाता है एस से, इसको लिखा जाता है सी से, इसको लिखा जाता है लेटेंट से, इसको लिखा जाता है सी ऑफ हीट, मतलब हीट ऑफ कैपेसिटी। ये थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखें। दूसरा इसमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो होता है विशिष्ट ऊष्मा, ये पदार्थ पर लगता है, ठोस तरल गैस तीनों के लिए अवेलेबल है, मतलब पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसमें द्रव्यमान इंपॉर्टेंट रहेगा, ये केवल गैस पर अप्लाई होगी। और ये तीन, ये दोनों है ना, ये तीनों अवस्था, यानी तीनों अवस्था, ठीक है। हालांकि ये तो फिक्स वैल्यू होती है, तो इसको तीनों अवस्थाओं से क्या लेना देना है, ये भी तीनों अवस्था, ठीक है, तीनों अवस्था। अब क्या करना है कि मेन काम की चीज अपन आते हैं इसके मात्रक पर, वो जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं इसको देखो कैसे याद करवा रहा हूँ। एस लिख लो, सी बराबर लिख लो, एल बराबर लिख लो, और सी एच बराबर लिख लो। देखो कितना आसानी से याद कराऊंगा, ताकि ये आपको इसको, क्योंकि ऐसे तो रटके क्या लगाओगे, तुक्के थोड़ी लगाओगे, एक भी गड़बड़ हुआ तो गया अपना। तो सबसे पहले देखो सी, यानी एस, सी, एल और एच, इनके फॉर्मूले कैसे दिए जाएंगे। जब फॉर्मूला अच्छे से याद होगा तभी तो अपन इसके मात्रा को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखो आप, क्यू लिख लो, मतलब ऊष्मा डी, इसके भी ऊपर डी क्यू। देखो मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, इस पे भी डी क्यू, और इसके भी क्या लिख लो, डी क्यू, राइट। थोड़ा सा मैं अलग सेपरेट कर देता हूँ ऐसे, ताकि समझ में आए, राइट। अब डी क्यू लिख लिया, अब क्या करना है, इसमें लगाओ एम डी टी,
अब एम इसमें लगाना है आपको एनडीटी, राइट। अब इसमें से सुनना, एम मतलब मास, वजन आएगा, मात्रा। इसमें आएगी मोल, गैस को किस में मापेंगे, मोल के आधार पर होगी, तो इसमें एन आएगा मोल। अब इसमें क्या है थोड़ा सा फर्क, इसमें से एम उठा लो, देखो इसके दोनों डिवाइड कर लो नीचे के, इसको एम दे दो और इसको क्या दे दो, dt दे दो। समझ में नहीं आया, इसको एम दे दो, इसको क्या दे दो, dt दे दो, काम खत्म। अब इसका उष्मा का मात्रक सीजीएस कैलोरी, एमकेएस किलो कैलोरी, एसआई जूल, देखिए किसमें दे रखा है, सारे जूल में। तो फिलहाल ऊपर क्या आएगा बताओ, जूल, नीचे क्या आएगा, किलोग्राम, और फिर ये क्या आएगा, टेम्परेचर, चाहे केल्विन में ले लो चाहे आप इसमें सेल्सियस में ले लो, तो ऑप्शन के अनुसार केल्विन है तो केल्विन, राइट। इसी प्रकार ऊपर क्यू है तो क्या आएगा, जूल, और नीचे क्या आएगा, एम का मतलब मोल, और बताइए dt का मतलब केल्विन। देखिए आपको क्वेश्चन के साथ ये चीज भी क्लियर हो जाएगी, आपको मात्रक रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या ऊपर जूल, मतलब जूल तो ऊपर आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद में एम क्या हो गया बताओ, किलोग्राम, तो ये हो गया किलोग्राम, और फिर इसमें क्या हो गया वापिस, इसकी बात करें तो इसमें क्या हो गया, जूल, और फिर नीचे क्या हो गया, केल्विन। चलो मिलाते हैं, देखो कितना आसानी से याद हुआ। तो इसका मतलब कैसे याद रखोगे, डी क्यू एम डी टी एन डी टी, फिर एम और डी टी को अलग अलग करना है, बस काम खत्म। डायमेंशन में आप इसकी बीमा आसानी से बना लो, जूल की रख दो, किलोग्राम की रख दो, केल्विन की रख दो, बीमा आ जाएगी, इनकी बीमा आसान, अब भी आसान है, वैसे अलग अलग पूछे तो दिक्कत करेगा, तो आपको ध्यान रखना इसकी बीमा बना लेना, नॉर्मल सी बात है। फिलहाल अपन क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या करेंगे, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो देखो जूल क्या है, जूल किलोग्राम केल्विन, ये जूल किलोग्राम केल्विन, मतलब एक को एक ही मिला रहा है, राइट। मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या मिला, जूल मोल केल्विन, मोल दिख रहा है, ये लो दूसरे को मिला रहा है। फिर तीसरे की बात गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट में क्या आएगा, जूल किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम, ये लो, तो इसका मतलब फोर्थ तो ये आएगा, जूल प्रति केल्विन आएगा। मतलब अगले ने पहले से सेटअप दे दिया, और बच्चा क्या करता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, एक को ऊपर नीचे करेगा और ऑप्शन में बिगाड़ देगा। तो ये तो सारे ऑलरेडी क्या है, सेट है। तो देखिए आप अभी सेट है, वो तो चलो अपन को आया तब, नहीं तो एग्जाम में बच्चा सोचता है सेट तो क्या होगा, कोई आगे एक तो होगा, आगे पीछे एक कोई आगे पीछे क्या रहा, वो तो गया क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, ऐसी गलती नहीं करना है, आपको आना चाहिए। तो बताओ 1 2 3 1 2 3 4, सही आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये है कार्नोट इंजन से, वो भी आपको सही तरह से क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज किसके सामने सही लगी हुई है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो वो तभी कर पाएंगे जब अपन को थोड़ा सा कार्नोट इंजन के बारे में पता होगा। क्या होता है कार्नो इंजन और क्या होती है उसकी एफिशिएंसी, मतलब दक्षता। तो कार्नो इंजन की दक्षता को लिखा जाता है नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन में T1। अब बच्चों को ये तो याद रहता है, लेकिन वो ऊपर नीचे हो जाता है कि कौन सा T1 होता है कौन सा T2 होता है, और वहीं से ये क्वेश्चन आपको क्लियर करेगा। अगर वो सही आता है तो ये क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज जो स्रोत का ताप होता है, जिसको सोर्स बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं, तो सोर्स का ताप टेम्परेचर कितना होता है, स्रोत का ताप यहाँ पर वो होता है यहाँ पर T1। ध्यान रखना ये उच्च होता है, क्या होता है, उच्च। एक होता है सिंक का ताप, सिंक का ताप उसको लिखा जाता है T2, वो हमेशा निम्न होता है, मतलब ठंडी चीज होती है। एक हाई पर होता है, एक लो पर रखा जाता है। और एक काम की चीज, कार्नोट हो इंजन हो या रेफ्रिजरेटर हो, दोनों में ये चीजें कॉमन है। दोनों में आपसे क्या रखना कि स्रोत का ताप हमेशा हाई होगा और सिंक का ताप हमेशा क्या होगा, लो होगा। तो पहले तो ये बात क्लियर कर लें। और अगला क्या है, एफिशिएंसी, दक्षता, मतलब कार्य करने की जो एफिशिएंसी आएगी, क्षमता होगी, वो प्रतिशत में भी निकाल सकते हैं, 100 से गुणा करके। तो सबसे पहला काम तो स्रोत का ताप क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। देखिए स्रोत का ताप क्या होना चाहिए, निम्न तो नहीं बेटे, ऊंच का ही है, तो एक के पास जाएगा कौन सा, ये वाला स्रोत ऊंचा होना चाहिए। सिंक का ताप क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, तो अगला क्या हो गया, निम्न हो गया, राइट। कार्नो इंजन कार्य करेगा और कार्नो इंजन कार्य नहीं करेगा। मुझे बताइए अगर ये दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाए, यदि T1 बराबर क्या हो जाए T2, देखिए बराबर हो जाए तो दोनों की जगह T रख दो, यहाँ पर 1 में से 1 गया तो 0, एफिशिएंसी 0, कार्य करने की क्षमता 0, मतलब कार्य नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में दक्षता कितनी होगी, 0 हो गई। इसका मतलब वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब कार्य नहीं करेगा, वो शर्त कौन सी हुई, ये वाली। तो फिर कार्य कर इंजन कार्य कब करेगा, एक उच्च और एक निम्न, मतलब T1 उच्च और एक निम्न, तो अपना सही आंसर बचा हुआ हो गया। तो इसका मतलब अपना सही आंसर क्या होगा, देखते हैं इसमें मिलान करते हैं।
वन के सामने कौन सा आना चाहिए, फोर्थ, वन से फोर्थ, वन के सामने फोर्थ, ये गलत है, यानी पी के सामने फोर्थ आना चाहिए, ये अपनी जगह सही है, ये सही है, ये गलत है, मतलब ये तो गलत है। अगला चेक करते हैं, सिंक का ताप वो कौन सा होना चाहिए, क्यू का होना चाहिए, कौन सा, वन, क्यू का वन, तो क्यू का वन देखिए इसमें 3 है, ये 1 है, तो अब ये गलत, फिर ऑप्शन कौन सा बचा, सी बचा। मतलब आप दो पर ही क्लियर कर लोगे कौन सा सही है, फिर चेक कर लो, आर पर 3, आर का मतलब कार्य नहीं करेगा, देखो 3 आ रहा है, आर का 3 आ रहा है, और फिर लास्ट में एस का क्या आ रहा है, सेकंड, मतलब जो कार्य नहीं करेगा उसका कौन सा आ रहा है, सेकंड। मतलब एक जब अपन दो मिला लेंगे तो तीसरा चौथा वो अपने आप क्या होता हुआ दिखेगा, मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे ऑप्शन होते हैं पता ही नहीं चलता है, ये दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने एक छोटा सा गलती कर लिया, अगर आपने स्रोत के ताप को क्या मान लिया, निम्न मान लिया, और सिंक के ताप को क्या मान लिया, उच्च मान लिया, तो देखिए इस ऑप्शन में इस ऑप्शन में कोई फर्क नहीं है, बस ये दोनों आगे पीछे, बाकी लास्ट का तो दोनों सही है। तो कई बार क्या होता है कि ऑप्शन ऐसे आते हैं कि अपन पता नहीं लगा पाते हैं कि वो सही है या गलत है। ये तभी क्लियर होगा जब अपन को ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि स्रोत उच्च होता है और सिंक जो होता है वो हमेशा लो होता है, चाहे वो कार्नो इंजन हो, चाहे हीट इंजन हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, तीनों के लिए एक ही चीज कंडीशन है। हाँ, फॉर्मूले में थोड़ा सा जरूर चेंजेबल है, लेकिन जब बात सोर्स की और सिंक की आती है तो T1 और T2 अपनी जगह पर एक ही है। मतलब T1 हमेशा क्या रहेगा, सोर्स, और सिंक हमेशा क्या रहेगा, लो, मतलब ठंडा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि मेल संबंध को लेकर है, और काफी ज्यादा बच्चे इसमें क्या रहते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो मेल संबंध सभी को याद रहता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। Cp क्या है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। ध्यान रखना, गैसों के इसमें इसको विशिष्ट बोल देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में विशिष्ट नहीं है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। और उसको क्या बोलते हैं, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, जिसको क्या लिखा गया है, Cv। इसमें बहुत उलट पुलट होता है इनके क्वेश्चनों में, हमेशा Cp बड़ा होता है, ये ध्यान रखना, Cp माइनस Cv होता है, Cv माइनस Cp कभी भी नहीं होता है। इसको भी आप अच्छे से क्लियर कर लेना। एक चीज और बताता हूँ, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पदार्थ की किस अवस्था की दो विशिष्ट ऊष्माएं होती है। ऑप्शन आता है ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। कई बच्चे तो ये सोचते हैं कि यार कोई थर्ड ऑप्शन नया दिखा, प्लाज्मा, और अभी कोरोना में प्लाज्मा का नाम भी सुना है, क्या पता यही होगा, इसी को टिक लगा देते हैं। नहीं, सही आंसर क्या होगा इसमें, पदार्थ की आपने पढ़ा है Cp और Cv, ये गैसों में पाई जाती है। तो गैस की दो विशिष्ट ऊष्माएं होती है, और ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो वो भी दो विशिष्ट ऊष्माएं होती है, एक तो कौन सी, Cp और एक Cv। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या दिक्कत करता है, ये प्रॉब्लम ये करता है कि एक ही शक्ल के क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन भी एक ही शक्ल के आते हैं, और इसमें क्यों बच्चे गलती कर रहे हैं। तो आज आपको मैं इन दोनों क्वेश्चनों का तरीका बताता हूँ ताकि गलती ना हो। हाँ, इसका न्यूमेरिकल भी आने का चांसेस रहता है, नॉर्मल आता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन पर आता है। अब एक चीज दिमाग में रखना, गैस का क्या होता है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है, पदार्थ की क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है, उसमें मास चाहिए, गैसों को क्या चाहिए, मोल चाहिए, गैसों को क्या चाहिए, मोल चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी ये दिख जाए, क्या, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, रिपीट, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, तो क्या करना है, देखो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है, तब तो आपको मेल संबंध वही लगाना है। ये क्वेश्चन देखिए फिफ्थ वाला, इसमें क्या दिख रहा है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। अगर ये दिखता है तो आपको वही मेल संबंध लगाना है जो कि वास्तविक में होता है, Cp माइनस Cv इक्वल R। कई बार क्या होता है, ये ऑप्शन में देखिए Cv को उधर ले जाता है और प्लस का लिख देता है, तो वो देखिए डी ऑप्शन में, लेकिन वो यहाँ पर R को माइनस लिख दिया, इसलिए ये तो गलत है, लेकिन लिख सकता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन ऊपर है, उसमें सारे ऑप्शन वैसे के वैसे है जो कि फिफ्थ में, फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी वो क्या कर रहा है, उसमें क्या बोल दिया, ध्यान रखना कि इसमें क्या लिख दिया, देखो विशिष्ट ऊष्मा लिख दिया, मोलर नहीं लिखा, और पदार्थ लिख दिया। चलो पदार्थ तो आप छोड़िए, पदार्थ को तो वो अपन तीनों चीजों मान सकते हैं, ठोस भी मान सकते हैं, द्रव भी मान सकते हैं, और गैस भी मान सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी आपको ये दिख जाए विशिष्ट, मोलर ना दिखे, तब आपको क्या करना है, तब मेल संबंध थोड़ा ढंग से करके आना है, वो है आपका कौन सा, Cp माइनस Cv अपॉन R अपॉन M यहाँ पर अनुवाद का काम करेगा, तब आंसर क्या होगा, बी होगा। एक क्वेश्चन क्या आता है नाइट्रोजन के लिए, क्वेश्चन क्या आता है, नाइट्रोजन के लिए विशिष्ट ऊष्मा के आधार पर मेल संबंध होता है। अब नाइट्रोजन का अनुवाद, नाइट्रोजन तत्व में रहती है, तो 14 एक का, दूसरा एक का 14, 28, तो क्या होगा, Cp माइनस Cv R अपॉन 28 आएगा। और ये बहुत बार पूछा जाता है, इसी प्रकार ऑक्सीजन, इसी प्रकार आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये अपन बोल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना, अच्छे से क्लियर करना, विशिष्ट ऊष्मा बोले तो क्या करना है,
Cp माइनस Cv बराबर R बटा L, और मोलर पूछे तो Cp माइनस Cv बराबर R। एक ही शकल के क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ना सही है, और कुछ भी नहीं दे एकदम नॉर्मल आ जाए, मेल संबंध होता है, मेल संबंध होता है तो आपको एक ही लगा के आना है, Cp माइनस Cv बराबर R, चाहे ऑप्शन में ये क्यों ना हो, आपको ये लगाना। जब क्वेश्चन नॉर्मल हो एकदम, कुछ ही नहीं कहे कि मेल संबंध होता है, आप इसमें जा रहे हैं, क्योंकि मेल गैसों के लिए बनता है और ये तो पदार्थ के लिए बनाया गया है, तो ध्यान रखना। और ये तो रिलेशन है, उसमें संबंध है, दोनों के बीच में संबंध तैयार किया जाता है, तो ये है मेल, तो Cp माइनस Cv बराबर R। तो उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे का रैखिक प्रसार गुणांक, रैखिक प्रसार गुणांक को आपको लिखा जाता है अल्फा से, राइट, वो आपको दे रखा है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स में दे रखा है। आपसे क्या पूछ लिया, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन को क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं, आपको पता। इसको कैसे सोल्व करेंगे, अल्फा बीटा और गामा, क्या रेशियो होता है इन दोनों का, 1 2 और 3, यही तो होता है, 1:2:3। इन दोनों में कोई रिलेशन पूछ रहा है आपसे, देखो कितना रटते नहीं बच्चे, तो क्या इसको रट लेते हैं कहीं। तो देखिए अल्फा और गामा, तो अल्फा लिख दीजिए, नीचे क्या लिख दीजिए, गामा लिख दीजिए। जैसे मैं बताऊं, अल्फा को ये समझिए एक आदमी है, बीटा 2 जने हैं, और गामा कितने जने हैं, 3 जने हैं। तो बताओ अल्फा कितना है, अल्फा के सामने ये तो अकेला है। गामा कितने जने हैं, 3 जने हैं, गामा कितने हैं, 3 जने। काम खत्म, क्वेश्चन हो गया। गामा की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस गुना करो, तो गामा बराबर कितना हुआ, 3 अल्फा। अल्फा कितना है अपने पास, अल्फा कितना है, 3 इंटू अल्फा। अल्फा क्वेश्चन दे रखा है 1.2 10 की पावर कितना है, -5, और 3 को इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.6। तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.6 इंटू 10 की पावर -5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो सही आंसर कौन सा होगा इसमें, सी वाला अपना क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ध्यान, कई बार अल्फा बीटा पूछ सकता है, तो अल्फा बीटा, बीटा में क्या लिखोगे, 2, ठीक है, तो बीटा में 2 लिख देना। तो इसी प्रकार अल्फा बीटा गामा में से ये क्वेश्चन, ये अनुपात बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसे न्यूमेरिकल और इसका आगे पीछे कोरिलेशन मतलब संबंध पे आपसे क्या कर सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान, ये क्वेश्चन तो एक डेमो है, क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट पकड़िए क्वेश्चन में। इसमें भी क्या था, कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट पकड़िए, ताकि अपन को ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसी गैसों के लिए भी अपन ये दोनों आसानी से क्वेश्चनों को समझ पाए। उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी कार्नो इंजन से जुड़ा हुआ है। क्या कह रहा है, अगर 25 दक्षता वाले कार्नो इंजन, ध्यान रखना एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसकी इफिशियंसी कितना दे रखा है, 25%। सिंक, जिस बच्चे को सिंक और स्रोत मानना पता होता है ना कि कौन सा T1 और कौन सा T2 है, वही इसको आसानी से कर पाएगा। तो सबसे पहले सिंक का ताप आपको दे रखा है कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। सिंक मतलब ठंडी चीज, वो 27 है, राइट। आपसे पूछा है स्रोत का ताप, क्लियर, स्रोत का ताप मतलब सिंक के ताप से क्या आएगा, ज्यादा, क्योंकि स्रोत तो उच्च होता है, इसका मतलब। और आपको ये पता है कार्नो इंजन सिंक और स्रोत के ताप बराबर होने पर क्या नहीं करता, कार्य नहीं करता, मतलब 27 आंसर नहीं आएगा। कंफर्म है, 27 आंसर नहीं आएगा। बात करें कि उससे कम, मतलब जो स्रोत का ताप है वो हमेशा सिंक से क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब आंसर हमेशा 27 से ज्यादा ही आएगा। 27 से कम, तो 27 से कम, कम मतलब ये माइनस वाली चीज, ये भी नहीं है एक आंसर, इन दो में से कोई एक हो सकता है। अब वो तो कम से कम 2 को तो रिजेक्ट किया, अब इनको तो अपन को मेथड से निकालना पड़ेगा। देखिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दक्षता का सूत्र। अगर अपन बात करें मीटा बराबर, तो 1 माइनस क्या होता है, T2 में T1, राइट। अब T2 T1 की कहानी, T1 क्या चीज होता है, स्रोत का ताप होता है, स्रोत का ताप। एक चीज हो गया ना, ये ऊंच होता है, ठीक है, और केल्विन में लेना है, कभी सेल्सियस में नहीं लेना है। और ये तो अपन को ज्ञात करना है, ये तो अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। T2 क्या है, सिंक का ताप, मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, सिंक का ताप, और वो क्या रहता है, निम्न, मतलब इससे तो ठंडा ही रहेगा। और ये अपन को दे रखा कितना, 27। अब गलती क्या करते हैं कि बच्चे इसको सेल्सियस में रख लेते हैं, नहीं सेल्सियस में नहीं रखना है, जबकि ऑप्शन सेल्सियस में ध्यान रखना, केल्विन में लिखना है आपको T2। तो इसको 27 और इसमें 273 को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया, 300 केल्विन, राइट। ये तो हो गया। अब बात क्या करना है अपन को, इसमें जो दक्षता है वो कितना दे रखा है, नीटा कितना दे रखा है अपन को, 25% दे रखा है। 25% का मतलब कितना हुआ, 25/100,
मतलब 1/4 दे रखा है। अगर ये सारी वैल्यू अपन इसमें रखते हैं, राइट, इसमें रखते हैं तो कितना हो जाएगा, इसकी जगह क्या रखूंगा 1/4 1, और T2 की वैल्यू अपन को क्या करना है, कितना तो दे रखा है 300 दे रखा है, और T1 अपन को क्या करना है, मेजरमेंट करना है। उठा के इस वैल्यू को इधर लिया, T1 1, इसको इधर लेके 1/4, 4 इसमें से 1 गया तो कितना हो गया 3/4, राइट। 3 से इसको काट देंगे, कितनी बार कट गया ये 100 बार, कितनी बार 100 बार। इस प्रकार से ये 4 कितना बार, T1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 400 डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा, केल्विन में चेंज किया तो केल्विन। अब गलती क्या करता है, एग्जाम इतना जल्दबाजी का प्रेशर रहता है, 400 ऑप्शन में देखा नहीं और टिक लगाया नहीं। अब सबसे बड़ी गलती ये केल्विन में, किसमें है, केल्विन में, को लाना किसमें है, सेल्सियस में। तो वो आपको ये थोड़ा सा आना चाहिए। सेल्सियस में बदलने के लिए अपने पास केल्विन का एक फॉर्मूला होता है, क्या कि 273 और प्लस क्या होता है डिग्री सेल्सियस, ये वाला फॉर्मूला होता है अपने पास, राइट। अगर मैं सेल्सियस में निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, केल्विन से मतलब केल्विन में से कितना घटाना पड़ेगा 273, और अपने पास क्या जाएगा सेल्सियस। अगर इसमें से 273 को मैं माइनस कर दूं, -273, इसके आधार पर देखो यहाँ 400 रख लो, इसको इधर लियो, तो बताओ T1 कितना आ जाएगा 127 डिग्री सेल्सियस, आएगा नहीं आएगा बताओ 127 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा। तो मतलब पहले ये चीज क्लियर होना चाहिए कि T1 क्या है, T2 क्या है, फिर आगे जाके भी आपको ध्यान रखना, पूरा एक्टिव रखना है, क्योंकि एग्जाम काफी बच्चों का होता है, उनमें से लिमिटेड सीटें होती है, तो ये तो होता है, ऐसी बात है, इसका सामना तो करना पड़ेगा आपको। तो जल्दबाजी ना करें, यहाँ एक्टिव रखें, फ्री माइंड से एग्जाम दें, ताकि आपको पता रहे कि अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो और अगला क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है तो ये गलती करेंगे 100%। क्यों, बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, इसको चल रहा है तब तक अगला देख लेते हैं, अगले आ जाता है माइंड में, अगले का आंसर रिपीट होने लग जाता है, और ये देखते हैं अपने आगे 400 ऑप्शन में फटाफट दिखता भी है, पहला ही ऑप्शन लगाओ और कॉन्फिडेंस होता है अपना हो गया। नहीं, आपने कई बार गलती कर चुके होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए पूरी तरह से आपको उस क्वेश्चन पर ही कंप्लीट फोकस करना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या दे रखा है, 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर किसी दिए हुए द्रव्यमान का जल का जो आयतन है। अब ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस है। क्या कहता है ये वाला क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो होता है, घनत्व होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। पढ़ा नहीं पढ़ा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। उसी हिसाब से इसने ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आयतन को लेकर पूछ लिया। तो देखिए इसको याद कैसे करना है, समझना पहले 0 डिग्री, ठीक है, और ये 10 डिग्री ले लेते हैं अपन, और बीच में अपना वाला मिड पॉइंट जो सबको याद रहता है। अपन को यह पता है कि यहाँ घनत्व है, यहाँ घनत्व है, उच्च होता है, क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व उच्च होता है। इसी कारण समुद्र में 4 डिग्री सेल्सियस पर ऊपर की सतह पर बर्फ जम जाती है और नीचे पानी रहता है, जिसकी वजह से मछलियां क्या रहती है, जीवित रहती है। तो वो भी इसी का कंसेप्ट है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी अपने उच्चतम घनत्व को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। और द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व वाले फॉर्मूले से अगर अपन निकालें तो घनत्व इस स्थिति पर, आयतन इस स्थिति पर क्या होगा, जब घनत्व सबसे ज्यादा होगा तो आयतन सबसे क्या होगा, निम्न होगा। ये कैसे बोल रहे हैं, तो आपको पता है कि अपन जब आयतन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, द्रव्यमान अपॉन में घनत्व। जब ये वैल्यू सबसे ऊंच होगी तो इसको तो सबसे निम्न होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको निम्न, तो 4 डिग्री पर घनत्व क्या होता है, उच्च, और आयतन क्या होगा, निम्न होगा। अब ये ध्यान रखना, 0 से इस तरफ जाते हैं तो घनत्व क्या हो रहा है, उच्च हो रहा है, और 10 डिग्री पे जाएंगे तो घनत्व क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, राइट। इसका अपोजिट सुनना, अपोजिट सुनना पहले, ये उच्च हो रहा है तो ये डाउन हो रहा है, फिर ये निम्न होगा और ये डाउन होगा, तो ये क्या होगा, अप होगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया यहाँ से आपसे, अपोजिट क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, देखो जल्द, इसमें अच्छा क्वेश्चन है। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस वैसे जाता है 0 से 10 के और जाना है, लेकिन इसने उल्टा पूछ लिया, 10 से कितना 0, और 10 से किधर जाना आपको 0 की ओर है, और वो भी घनत्व नहीं चलना है, आपको आयतन चलना है। और एग्जाम में जाना आपको घनत्व याद रखना है, आयतन नहीं, उससे बना लेना, राइट। तो देखिए सबसे पहले 10 डिग्री से आपको कितना जाना है, 0 डिग्री की ओर। जैसे 10 की ओर जाएंगे तो पहले से क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ता हुआ मान लीजिएगा, फिर डाउन होगा और फिर घटेगा। तो पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा।
तो पहले बढ़ेगा, बढ़ता है और फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ध्यान रखना, अगर ये 0 से 10 की ओर होता, क्या होता, 0 से 10 की ओर होता, तब क्या होता, पहले क्या होता, पहले ये क्या करेगा, पहले ये आयतन दे रहेगा तो पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, फिर ऑप्शन डी होता। तो इस प्रकार से घनत्व को लेकर, आयतन को लेकर क्या किए जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कब घटेगा, कब बढ़ेगा, या 4 डिग्री पर कब यानी आयतन ज्यादा होता है या कम होता है। घनत्व तो सबको याद रहता है, वो क्या पूछ लेता है, आयतन पूछ लेता है। तो ऐसे क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये दोनों क्वेश्चन टेम्परेचर को बिलोंग करेंगे, और टेम्परेचर भी थर्मोडायनेमिक्स का एक हिस्सा है, मतलब हीट और थर्मो का एक हिस्सा है। देखिए पानी के लिए क्वथनांक और गलनांक ताप का अंतर क्या है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। पहले चीजें ध्यान रखना कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, एक तो गलनांक, एक हिमांक और एक क्वथनांक, और बच्चे यही गलती कर देते हैं। क्या चीजें होती है, एक तो हिमांक होता है, एक क्या होता है, गलनांक होता है, और एक क्या होता है, क्वथनांक होता है। ठीक है, क्वथनांक होता है, मतलब 3 चीजें होती है। अब उनको दो तो याद रहती है अच्छी सी, कि क्वथनांक का मतलब उबलना होता है, पानी का क्वथनांक वो इंच होता है ना, ध्यान में तीनों के तीनों टेम्परेचर होते हैं। और पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, सबको याद रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये दो क्या है, इनका क्या है, बच्चे ये सोचते हैं कि हिमांक मतलब हिम मतलब बर्फ, बर्फ का मतलब 0 पर बर्फ बनती है, चलो मान लेते हैं 0 पर बर्फ होती है। ये भी ठीक है, 0 डिग्री पर बर्फ होती है, और ये भी ठीक है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, उबलता है। इसका क्या करें, गलनांक का। अब गलनांक का मतलब गलता है, ठोस दरों में जब अपनी बदलता है तो वो वाला ताप। तो बच्चे ये सोचते हैं कहीं ना कहीं अब 0 मानेंगे तो हिमांक हो जाएगा, और गलनांक मानेंगे, वो क्वथनांक मानेंगे तो 100 हो जाएगा, तो कोई ना कोई बीच में से होगा 50-60 के आसपास, और वो गलती कर बैठता है और क्या मान लेता है, 50 मान लेता है, या उससे कम ज्यादा मान लेता है। अगर वो 50 मान लिया तो इन दोनों का अंतर तो 50 हो गया, ऑप्शन में उसको 50 मिलेगा, और वो गलती कर बैठेगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि गलनांक कितना नहीं होता, 50 नहीं होता। अब समझिए मेरे साथ, ये क्लियर है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जिसको क्या कहते हैं, हिमांक टेम्परेचर कहते हैं। और पानी जिस टेम्परेचर पर उबलना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो वो अपना क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब यानी क्वथनांक वाला ताप होता है। अब आता है गलनांक। इसके लिए आपको पता है, कैलोरीमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब 0 डिग्री का पानी जब 0 डिग्री के बर्फ में बदलता है, मतलब 0 डिग्री का जो बर्फ है ना, वो 0 डिग्री से बदलता है, पानी में बदलता है, जहां पर गुप्त ऊष्मा लगती है। मतलब 0 का बर्फ 0 के पानी में बदलता है। मतलब जब बर्फ पानी में बदलती है ना, तब बर्फ का टेम्परेचर भी क्या रहता है, 0, और उस पानी का टेम्परेचर भी क्या होता है, 0। और इसमें क्या हो गया, बर्फ किसमें, पानी में कन्वर्ट हो गई, पानी में। इसको बोलते हैं गलनांक, मतलब गलनांक, मतलब गलनांक ताप भी कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री की बर्फ 0 डिग्री के पानी में बदलती है, और वहां पर काम करती है गुप्त ऊष्मा। क्या काम करती है, गुप्त ऊष्मा। तो फिलहाल ध्यान रखना, ये 3 टेम्परेचर बड़े इंपॉर्टेंट है। हिमांक का टेम्परेचर कितना बताना है आपको, 0, सबको याद रहता है। क्वथनांक सबको याद, गलनांक का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री की बर्फ जब 0 डिग्री के पानी में बदलती है, इसीलिए आपने कैलोरीमेट्री में पता होगा ये चीज। तो इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन को ये पूछ लिया, और इसने क्या पूछा, पानी के लिए क्वथनांक और गलनांक का अंतर। तो क्वथनांक मतलब इसका और इसका अंतर, जब 100 में से अपन 0 डिग्री सेल्सियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो जाहिर सी बात है 100 ही बचेगा। तो अपना आंसर क्या होगा, इसमें 100 होगा। तो सही आंसर क्या होगा, इसमें बी होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान रखना, वो इन दोनों का अंतर पूछ सकता है, हिमांक और इसका, इन दोनों का। तो ठीक है, तो किसी भी चीज का क्या पूछ सकता है, अंतर आपसे पूछ सकता है। तो आपको तभी क्लियर कर पाएंगे जब आप तीनों टेम्परेचर आपको आइडेंटिफाई होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी पदार्थ का तापांतर किसी निश्चित समय पर कितना बता रहा है आपको, 10 डिग्री सेल्सियस है, तो तापांतर फ़ारेनहाइट में होगा। 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूला वही सी वाला रेफ वाला लगा के सोल्व कर देते हैं। गलती करने वाला जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा। देखिए, लेकिन आप उनको गलती नहीं करनी है, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। क्या पूछा है, किसमें दे रखा है, 10 डिग्री सेल्सियस। बच्चे इतना ही पढ़ते हैं, सेल्सियस उठाया और क्या पूछ रहे हैं, फ़ारेनहाइट। इसके अलावा क्वेश्चन को दिमाग नहीं लगाते, राइट।
तो कई क्वेश्चन है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या दिया है, देखो एक और चीज डाली इसमें, तापांतर, और तापांतर ही पूछा है। इसका मतलब इस बात का अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। क्या होता है ताप समीकरण जो होता है वो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। देखिए क्या लिखा जाता है, सेल्सियस और उसका हिमांक वाला टेम्परेचर और क्वथनांक वाला टेम्परेचर और फिर हिमांक वाला, ऐसे लिखते हैं उसके। ऐसे इसको फ़ारेनहाइट में लिखता है। पानी का जो जो हिमांक होता है वो कितना होता है फ़ारेनहाइट में 32, और ये कितना होता है 212, और ये 32। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, ये तो सबको रटी रटाई कहानी है वो कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखना, आपको अंतर पूछा है टेम्परेचर का डिफरेंट। तो मैं इस सेल्सियस वाले को क्या लिखूंगा, डेल सी, नीचे 100। इस पूरे को क्या लिखूंगा, डेल एफ। इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 180। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें, 5 20 से काटे तो 9, और ये यहां से मैं डेल एफ निकालूं तो मुझे बताइए वो क्या पड़ेगा, डेल एफ बराबर 9/5 इंटू डेल सी। समझ में आ रहा है। डेल सी अगले ने कितना दिया है, 10 दिया है। तो बताइए क्या आएगा, 9 5 इंटू डेल सी 10 कितनी बार, तो कितना आया 18 फ़ारेनहाइट। आया नहीं आया, ऑप्शन में देखिए कितना है सी आंसर। और बच्चे क्या करते हैं वो बताता हूँ। वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है और वो दूसरे तरीके से क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। वो वाला गलती कर लेते हैं, वो देखिए मैं बताता हूँ क्या है, आपको वो नहीं करना है। उनको ये रटे रटाई इक्वेशन c/5 n-32 और ये 9 वाली इक्वेशन, बस ये याद रखिए। ये पता नहीं रहता कि वो इक्वेशन का बेस कहाँ से है, और इसीलिए गलती है। अब c की वैल्यू अगला क्या रखता है, 10 5 n-32 9, वो इसको काटेगा 2 18 हो गए, 18 इस 32 को इधर लेके आया और f, तो ये कितना हो गया 50 हो गया। और ऑप्शन में देखिए ये है, और बड़ा कॉन्फिडेंस से बाहर आएगा कि मेरा सी हो गया। अगर क्वेश्चन को सही से पढ़े, ऐसे क्वेश्चन ही अपन का अपना सिलेक्शन रोक लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको देखो एग्जाम क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो फिर करता हूँ आज वाला क्वेश्चन, और आज का जो ये जो पार्ट 1 है जो कि हीट और थर्मोडायनेमिक्स को लेकर था, पार्ट 2 भी होगा। पार्ट 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो बच्चे न्यू हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करें। और एक चीज ध्यान रखना, जो भी बच्चे मेरे साथ इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कॉपी और पेन लेकर क्या करें, इनको रफली प्रैक्टिस करें, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, ताकि अगले पार्ट में पार्ट 1 का जो कॉन्फिडेंस है कि मैंने इतने क्वेश्चन सही किए इतने गलत किए, वो सुधार हो सके पार्ट 2 में। अगले पार्ट 2 में भी अपन चर्चा करेंगे हीट और थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है और काफी अच्छे टॉपिक हैं इसमें, उनके बारे में भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाए। थैंक यू, धन्यवाद।